नवीन, आप बड़े तैयार से लग रहा है कि बंगाल के बारे में आप बहुत अपडेट देने जा रहे हैं हमें। कुछ शेर भी सुना रहे थे आप मुझे। देखिए, जो शेर है वो अभी जो टीएमसी के जो ताज़ा हालात हैं उनके ऊपर जो है वो अभी शायद ये ममता बनर्जी बहुत मतलब गम में पड़ रही होंगी, लोग पढ़ रहे होंगे कि भाई कि दिल के फफोले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को लग गई आग, घर के चिराग से। वाह वाह वाह। क्योंकि ये वाह वाह। जो स्थिति अभिषेक बनर्जी की वजह से जो है आप चिराग उन्हीं की बात कर मैं रहे हैं। चिराग उन्हीं को कह रहा हूँ, क्योंकि वही जो है उत्तराधिकारी जो हैं टीएमसी के, जिनको माना गया और जिनको 15 साल तक जो है जो युवराज की भूमिका में रहे। अगर हम सत्ता से जोड़ें, अगर हम राजशाही से जोड़ें उस हिसाब से, तो वही जो है चिराग थे और उसी चिराग से जो है टीएमसी के पूरे जो है कुनबे को आग लग गई है। और जो स्थिति आज है वो स्थिति से निकल पाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी जो उन्होंने महाराष्ट्र में जो हुआ था, खासकर शिवसेना के साथ जो वो स्थिति से उन्होंने कुछ सीख नहीं ली थी और उन्हें इस बात की बिल्कुल भी आशंका नहीं थी कि ऐसा कुछ दांव उनके साथ भी खेला जाएगा। और एक महीने में जब तक वो हार जीत समझ पाती, बीजेपी ने ऐसी धोबी पछाड़ दी कि शायद अब वो कहते ना वो कुश्ती में कि बस वो धोबी पछाड़ जो है उसका कोई जवाब इनके पास नजर नहीं आया। और ये विडंबना देखिए आप कि 4 मई से पहले ममता बनर्जी क्या थी? ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी राज्य की, पत्ता नहीं हिलता था उनकी, टीएमसी में उनका पूरा कंट्रोल था। और जो कहते हैं ना डिसेंट्रलाइज जब चीज़ें नहीं होती हैं, जब एक ही जगह केंद्रित रहती है तो ये आशंका ज़्यादा होती है। और जब परिवारवाद आ जाता है ना राजनीति में, तो ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। ममता बनर्जी समझ ही नहीं पाई, क्योंकि आप एक घटनाक्रम देख लीजिए कि जितने भी जैसे ही रिजल्ट आए उसके बाद से नाराज़गी शुरू हो गई टीएमसी नेताओं में, बयान आने लगे, नाराज़गी दर्ज की जाने लगी। कोई पोस्ट एक्स पर लिख रहा है, कोई वैसे बाइट दे रहा है, मीडिया से बात कर रहा है, कहीं बैठक चल रही है, कहीं कोई अलग से ग्रुप बना के बात कर रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें रिजल्ट में जैसे ही टीएमसी की हार हुई, ममता की सत्ता गई, सारी चीज़ें शुरू हो गई। देखिए, इन लोगों की अपेक्षा ही नहीं थी कि हम इतनी बुरी तरह हार जाएं। और आप देखिए, आप लोकल लोगों से बात कीजिए, हमारे एक सहयोगी हैं, नाम नहीं कहूँगा मैं उनका, लेकिन अभी अब हार के बाद हम उनसे बात कर रहे थे एक दिन, तो मैंने पूछा कि ये बताइए कि आप लोगों ने किस तरीके का, मतलब आपकी फैमिली ने, आपके लोगों ने, आप बंगाल गए भी थे, वोट दे के आए। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि यार स्थिति इतनी खराब थी कि लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया और लोग वहाँ की उनकी हफ्ता वसूली से और उनकी वसूली से इतना परेशान थे कि लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। तो बोले कि मुझे अपने घर में पेंट कराना था और पेंट कराने के लिए वहाँ के लोकल काउंसलर ने कहा कि आप पेंट कराएंगे तो आपको हमको पैसा जो है कट देना पड़ेगा, और बोले कि मनी कट देना पड़ेगा, और बोले कि हमने पेंट ना करा के वॉलपेपर लगा लिया। उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। अगर ये स्थिति एक व्यक्ति जो मीडिया इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, उनके पॉलिटिकल, उनके फैमिली के जो फादर इन लॉ हैं, उनका भी पॉलिटिकल रहा है, वो भी चुनाव लड़े, उन्होंने ये बात बताई, तो वो स्थितियां जब आपके साथ में खड़ी होती हैं कि भाई जब एक व्यक्ति जो सक्षम है, जो राजनीतिक रूप से भी मुखर है, और वो भी अगर उन चीज़ों को फेस कर रहा है वहाँ पे, और उनके परिवार के साथ के लोग भी अगर इस तरीके की स्थिति का सामना कर रहे हैं, तो आम आदमी की क्या स्थिति रही होगी। तो अभिषेक बनर्जी वाली तो हालात तो देखिए खराब होना, और दूसरा कि किसी व्यक्ति को एब्सोल्यूट पावर दे देना, क्योंकि आप जब लोक प्रशासन या पढ़ते हैं, जब हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जब पढ़ते हैं, तो एक वाक्य बहुत ज़्यादा पॉपुलर है उसमें कहते हैं कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। कि मतलब सत्ता जो अगर आती है आपके पास, जब एब्सोल्यूट पावर आ जाता है तो वो आपको भ्रष्ट करती है, और एब्सोल्यूट पावर जो है वो बहुत ज़्यादा, वही रणनीति जो है आज बंगाल में हुई है, और जिसका जो पूरा का पूरा जो प्रभाव है आज वो चीज़ें वहाँ दिख रही हैं। और आज सब लोगों ने खुल के, मतलब मुखर होके, शायद ये बात अगर ये पहले कर दी गई होती तो आज टीएमसी को दिन देखना नहीं पड़ता, क्योंकि सब लोग खिलाफ किसके हैं? अभिषेक बनर्जी के। किसी ने दीदी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। सही कह रहे हैं, ममता बनर्जी के लिए नाराजगी नहीं है उतनी। कल जो आप देख लीजिए, कल का जो घटनाक्रम है, ऋतुव्रत बनर्जी जो हैं, जिन्होंने 58 विधायकों के साथ विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंच करके ये दावा किया कि मुझे आप नेता प्रतिपक्ष बना दीजिए क्योंकि मेरे पास इतने विधायकों का समर्थन है। उन्होंने दावा किया कि मैंने पत्र सौंपा है, और आज ये जानकारी आ रही है कि विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष की जो कमरा होता है उसकी चाबी उन्हें सौंप दी है। तो ऋतुव्रत बनर्जी ने भी कहा कि हम जो ये जो गुट है जिसमें मैं नेता
प्रतिपक्ष बनने का दावा कर रहा हूँ, उसमें मैं चाहता हूँ कि इस गुट में ममता बनर्जी सलाहकार की भूमिका में आ जाए। मतलब सोचिए कि उनकी पार्टी को ही उसमें दो फाड़ कर दिए और वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी आ जाए और अभिषेक बनर्जी का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो कहावत हिंदी में आपने सुनी होगी कि गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज, तो ये है कि ममता दीदी गुड़ हैं और गुलगुले से परहेज है, तो वो दिक्कत वही है। क्योंकि मुश्किल क्या है कि देखिए कि राजनीतिक तौर पे अगर चीज़ें कहीं ना कहीं पीछे ये बैटिंग हुई है, इसमें किसी को दो राय नहीं है कि भाई कि जो राजनीतिक, इसी को तो कूटनीति कहते हैं ना, कि आपको पता भी ना चले। और बीजेपी ने ऐसा दांव खेला कि टीएमसी का वजूद हमेशा के लिए खत्म होने की कगार पे पहुंच गया। अब स्थितियां ये बन रही कि आप सोचिए, बंगाल तो गया ही गया, अब दिल्ली से भी, दिल्ली चलो का नारा भी जो उनका खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो स्थितियां, क्योंकि वहां पर जो है टीएमसी के लीडर कौन है, अभिषेक बनर्जी, वहां पे लामबंदी हो गई, लोग हो गए लोकसभा में। अब वो स्थिति है कि अगर संसदीय दल का नेता, अगर टीएमसी का अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति है वो अभिषेक बनर्जी हैं, तो जब उनके खुद के घर में जब नहीं हुआ, अब घर लुट चुका है, तो दिल्ली में आप करेंगे तो वो स्थितियां अब मुश्किल करी हो गई। चर्चा है कि जो संसदीय दल के नेता हैं तो उनको यहाँ भी फूट डालने की कोशिश है, बिल्कुल हो रही है। जो 29 सांसद हैं टीएमसी के, तो उनके बीच में भी दो फाड़ हो जाए तो इनकी जो कुर्सी है नेता प्रतिपक्ष वाली अभिषेक बनर्जी की यहाँ से जा सकती है। तो कुल मिलाकर के सारी घेराबंदी जो है, मैं मान रही हूँ कि ममता के लिए तो है ही, ये बहुत बड़े बड़े संकट से गुजर रही है ममता बनर्जी अपने राजनीतिक करियर में, बहुत बड़ा। देखिए बड़े जो चक्रव्यूह बीजेपी ने रचा था, उन्होंने वो बीजेपी का चक्रव्यूह में ऐसी फंसी कि अभिमन्यु तो 7वें दरवाजे तक शायद पहुंच भी गए और वहां वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन ये लोग तो पहला दूसरा दरवाजा ही नहीं तोड़ पाए। इतनी मुश्किल तो उनके खुद के हैं, टीएमसी के ही हैं। तो टीएमसी देखिए, ये बात कहानी बहुत पुरानी है। आप सोचिए ये स्थितियां तब से बनी जब मुकुल रॉय को साइडलाइन करके अभिषेक बनर्जी को पूरा तरह जो है, बल्कि शुभेंदु अधिकारी भी तो इनकी वजह से ही पार्टी बिल्कुल शुभेंदु अधिकारी। देखिए मैंने तो मैं अन्ना हजारे का आंदोलन जब चल रहा था 2013 में, तो टीएमसी के, तब मेरे जिस संस्थान में काम करता था, वो संस्थान जो है वो टीएमसी के साथ, वो अन्ना हजारे की यात्रा को उनके साथ मैंने बहुत करीब से कवर किया। और मैं उस दौरान देखा कि जिस तरह अन्ना हजारे, वो अन्ना हजारे नहीं आए और वो वाला दौर मैंने देखा। उस दौरान मुकुल रॉय की ताकत मैंने देखी थी कि टीएमसी में किस तरीके से दिल्ली में उनकी पैठ थी, किस तरीके से वो करते थे। और उसके बाद जो चीज़ें बदली, अभिषेक बनर्जी को तब मैंने कभी देखा नहीं था। ये 2013 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जब अन्ना हजारे और ममता बनर्जी का, और वो दौर था जब वहाँ पे बात करने के लिए आपके सामने डेरेक ओब्रायन होते थे या मुकुल रॉय हैं और उनके साथ जो लोग हैं, तो ये लोग बहुत ताकतवर हुआ करते थे और ये लोग की बात सुनी जाती थी। लेकिन मुकुल रॉय की स्थिति अन्ना हजारे आंदोलन के बाद थोड़ी सी हुई और उसके बाद जो अविश्वास ममता दीदी का उनके हुआ कि भाई मुझे सार्वजनिक रूप से कि अन्ना हजारे नहीं आया और दिल्ली में रामलीला मैदान खाली रह गया, और वो बड़ा चैप्टर था। उसके बाद जो अविश्वास की स्थिति बनी और अभिषेक बनर्जी ने फिर कमान संभालने की जो कोशिश की, वो जब आए और मुकुल रॉय का साइडलाइन होना, फिर मुकुल रॉय का बीजेपी ज्वाइन कर लेना, फिर उसके बाद वो चुनाव में जब तक वो साइडलाइन हुए, उस दौरान शुभेंदु अधिकारी साथ में ही थे। लेकिन जब शुभेंदु अधिकारी को जब आखिरी में उसी तरीके की स्थिति से चारा होना पड़ा और वो सब चीज़ें बदली, तो फिर जब आज की स्थिति जब आई तो वो इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए, उनको लगा कि भाई अब तो मैं ही उत्तराधिकारी हूँ और अगली बार सत्ता आएगी तो हो सकता है मैं ही मुख्यमंत्री बन जाऊँ। तो वो जो अरमान थे उनके, लेकिन उन्होंने ये चीज़ नहीं दे पाया कि हमारे घर में ही लोग अभिषेक बनर्जी को पसंद नहीं कर रहे हैं। और ये बात अगर ममता दीदी भाप गई होती तो शायद कुछ बड़ा एक्शन होता। और दूसरा देखिए, किसी भी राजनीति में परिवार, देखिए पुत्र बेटा भतीजा, पुत्र बेटा वाली स्थिति, और देखिए ऐसी स्थिति कभी भी आप देखिए लेफ्ट के साथ नहीं हुई। लेफ्ट की या तो हारी या जीती, लगातार बहुत दिनों तक रही। लेकिन जो कोर ऑफ कैडर बेस्ड पार्टी होती है उनके साथ क्या होता है कि वहाँ भाई भतीजावाद होता नहीं है। और इस तरीके की जो पार्टियां होती हैं इनमें क्या है कि ये परिवारवाद से चल रही हैं। चाहे आप देखेंगे क्षेत्रीय पार्टियों की ज्यादा बड़ी समस्याएं हैं सबके साथ। देखिए वो क्षत्रिय छत्रप के रूप में ही शुरुआत करते हैं, भले ही उनका जो साम्राज्य जो है बाद में बड़ा होता चला जाता है। चाहे आप लालू प्रसाद यादव को देखिए, चाहे आप नीतीश कुमार को देखिए, चाहे आप अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव को देखिए, सबने धीरे से शुरुआत की और उसके बाद वो अपनी एरिया में इतनी ज़्यादा डोमिनेंसी उनकी हो जाती है कि उनके बगैर इच्छा के कुछ होता ही नहीं है और उन पर डिपेंडेंसी हो जाती है। और धीरे धीरे अगर चीज़ें, कई बार होता है कि जब आप जैसे देखिए जब जनता पार्टी का दौर था तब ये लोग एक ही पार्टी में थे। जब चीज़ें बदली और जब अलग अलग जगह पर ये बड़े होते गए तो सब राज्यों के मुख्यमंत्री बनने में इन लोगों का था, तो वो स्थितियाँ बनी। तो ये स्थितियाँ अब जैसे यही स्थिति आप देखिए जब अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया और कहा जाता था कि भाई कई सारे मुख्यमंत्री जो हैं, आजम खान अपने को मुख्यमंत्री बताते थे। वो आप देखिए तो जो उनके चाचा जी हैं
पूरा तो परिवार मुख्यमंत्री तो समझने अखिलेश लग यादव जाते के लिए भी स्थितियां थी, लेकिन अखिलेश यादव को बना के मुलायम सिंह ने एक बड़ी चीज की थी कि भाई इनको लगा कि भाई अगली पीढ़ी के लिए मुझे कुछ छोड़ देना है, करना इस तरह की गिरफ्त अगर छोड़ूंगा, अगर मैं आजम खान को बनाता हूं तो मेरा भाई नाराज हो जाएगा, भाई होता तो उनको लगा कि भाई अखिलेश को बना देना अच्छा था, हो गया ये काम। लेकिन हर जगह ये विरासत सौंपने वाली स्थिति नहीं हुई। आप एनसीपी में देखिए जिस तरीके की अजीत पवार को नहीं देना, अजीत पवार का बीजेपी के साथ जाना, तो परिवारवादी पार्टियों के साथ हमेशा हुआ। लेकिन शिवसेना के साथ जो स्थिति हुई वही वाला काट, क्योंकि एक पार्टी जिसका सिक्का चलता हो, वही स्थिति महाराष्ट्र में थी, वही स्थिति यहाँ पे थी। और वो इन स्थितियों का अगर वो भांप नहीं पाई तो राजनीति में ये एक के नहीं हर पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। और इस चीज से लिए अब हर पार्टी रहेगी कि भाई हारने के बाद पहले पार्टी को बचा के रखना वजन, क्योंकि अगर ये बचाव नहीं करेंगे तो बीजेपी को इस तरीके से वो रोक नहीं पाएंगे उनके जिस तरीके से। मतलब ये कहना कोई वो नहीं होगा, गलत नहीं होगा कि अब जो पार्टी चुनाव हारे वो हार की समीक्षा के साथ साथ सबसे पहले चुनावी नतीजे आते ही पार्टी को बचाने की कवायद में जुट जाए। वो सबसे इम्पोर्टेंट है ये समीक्षा। अब पहले पार्टी बच जाएगी तो उसके बाद अब क्योंकि वो अभी देखिएगा अपने यहाँ इंटरव्यू देने आया था अवध ओझा जी, इन्होंने एक बात कही थी उनसे, जो इंटरव्यू में चल रहा था, उन्होंने उनसे पूछा कि भाई कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। बोले वो तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लेके निकले हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे। तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है तो भाई युद्ध है, और युद्ध में अगर जीतने के लिए उनको लग रहा है कि भाई अगर हम दल को तोड़ दें तो तोड़ दें। और अभिषेक बनर्जी की वजह से ही आज ये स्थिति हुई है। और वही जो हमने शेर पढ़ा था कि भाई कि घर के चिराग से घर को आग लग गई है, तो अब आप कुआं तब खोद रहे हैं जब आग लग गई है। आपने तब कार्यकारिणियां तब भंग की जब आपको लग रहा था कि चीजें हाथ से निकल जाएंगी, अब लोगों को कंट्रोल ना दें। लेकिन अब आपके पास ये विकल्प बचा है कि भाई जो बचा है तो कम से कम कुछ तो बचा पाए, और उस विरासत को कम से कम कोई तो नाम लेने वाला आदमी हो कि 15 साल की मुख्यमंत्री की परिणति क्या हुई, कि पार्टी खत्म हो गई, कोई पूछने वाला ही नहीं है। कुल मिलाकर के आप कह रहे हैं मतलब इस बातचीत का लबोलुआब ये निकल के आ रहा है कि अभिषेक बनर्जी पर भारी दबाव है और ममता बनर्जी बहुत बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रही हैं। कैसे इस संकट से निकलती हैं, क्या अब पार्टी तो चूंकि उनके विधायक अलग हो चुके हैं, अब देखना होगा कि बंगाल में ये सारा सियासी घटनाक्रम और क्या मोड़ लेता है। हम पूरा अपडेट लेकर के फिर से आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत की डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।